घर पर बाहर अपना पेट कसकर पकड़े लेटी हुई थी। वेद भी उसकी बात सुने बिना ही कमरे से निकल गया था, तो अब उसे रोना आ रहा था। वो कभी उठकर बैठ जाती, कभी बाथरूम में चली जाती, कभी टहलती, तो कभी वापस आकर लेट जाती। उधर वेद अपनी कार लिए बाहर सड़कों पर था। आसपास कोई मेडिकल शॉप नहीं था, तो वह कुछ आगे निकल आया था। कुछ देर बाद उसने मेडिकल शॉप के आगे कार रोकी और उतरकर उस ओर बढ़ गया। जी वो इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वेद अस्तबद्ध रह गया। जी सर, क्या चाहिए आपको? मेडिकल वाले ने औपचारिक होते हुए कहा। मुझे सैनिटरी पैड्स। वो संकोच में ही बोल गया था। आज ये पहली बार था जब वो किसी लड़की के लिए कुछ खरीद रहा था, वो भी किसी लड़की की ज़रूरतों में शामिल पहली चीज़। मेडिकल वाला एक पैकेट निकालकर उसे पेपर में लपेटने लगा, तो वेद वापस बोला, यूं ही दे दो, पेपर रहने दीजिए। मेडिकल वाले ने उसे यूं ही पकड़ा दिया। वेद ने पैसे चुकाए और जाने के लिए मुड़ा, फिर वापस रुककर बोला, हॉट वाटर बैग भी। 2 मिनट रुकिए सर। वेद रुका। 2 पल बाद मेडिकल वाले ने उसे हॉट वाटर बैग थमाया, तो वेद ने उसके भी पैसे चुकाए और कार लेकर वापस घर आ गया। लड़की, वेद हल्के बोलते हुए आहिस्ता से बाहर के कमरे में घुसा, क्योंकि कमरे में अंधेरा था और पिछली बार अंधेरे में वो बाहर से टकराकर गिर गया था। उसने लाइट जलाई। बाहर पलंग पर ही घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। लाइट जलते ही उसने ऊपर निगाह उठाई। चेहरा पल में ही मुरझा चुका था। ये तुम्हारे लिए। वेद ने उसकी तरफ वो सब बढ़ाया जो वो लाया था। बाहर को कुछ समझ नहीं आया। उसने वेद के हाथ पर नज़र ही नहीं डाली, बस वेद को देखती रही कि वो क्या लाया होगा। वेद वापस बोला, सॉरी, वो मैं अकेला रहता हूँ तो आदत नहीं है, इसलिए नहीं समझ पाया और तुम पर चिल्लाने लगा। वेद ने माफ़ी मांगी तो बाहर ने देखा। उसके हाथ में सैनिटरी पैड्स देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो संकोच के मारे कह नहीं पाई थी, लेकिन उसे खुशी हुई कि वेद बिना कहे समझ गया। वो झट से उठी और उसके हाथ से पैकेट लेकर बाथरूम में घुस गई। वेद ने लंबी सांस ली। वो बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा था। जिंदगी में किसी भी बात का पहली बार होना हमें अजीब सा महसूस करवा ही जाता है। उसने हॉट वाटर बैग वहीं रखा और बाहर हॉल में आ गया। उसने किचन में आकर पानी पिया, फिर थोड़ा किचन सही करने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर आया और ऊपर जाने लगा। तभी बाहर आई। वो उसे देखकर रुका। बाहर जल्दी से आई और उसके गले लग गई। वेद एक बार फिर दंग रह गया। पहले भी बाहर ने उसे 2 बार यूँ अचानक बाहों में भरा था। तब वेद ने एक बार तो तमाचा लगाया था और दूसरी बार धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया था। लेकिन इस बार वेद ने थोड़ी नरमी बरतते हुए गुस्सा नहीं किया, बस वो दंग खड़ा रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करे। उसके हाथ उसने बाहर से पूरी तरह से दूर रखे थे। बाहर उसके गले लगे हुए ही बोली, तुमने मेरी खामोशी समझी, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच देव। आज वेद को उसका नाम देव सुनकर भी उस पर गुस्सा नहीं आया। उसने बाहर को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बाहर थोड़ी देर बाद भी उससे दूर नहीं हुई तो वो वेद बिल्कुल शांति से बोला, हे डोंट बिहेव लाइक दिस। तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं। उसके लफ्ज़ सुनकर बाहर उससे अलग होने को हुई। वेद ने निगाहें फेर ली। सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। होता है कभी कभी, वेद ने कहा और वापस ऊपर जाने को बढ़ गया। गुड नाइट देव, बाहर पीछे से बोली। वेद पलटा। प्लीज़ डोंट कॉल मी देव, मैं इस वक्त तुम पर गुस्सा नहीं करना चाह रहा। वो गुस्से को दबाते हुए बोला, मुझसे बोला ही नहीं जाता, मैं क्या करूँ। वो अब अपनी हालात का फ़ायदा उठा रही थी, क्योंकि इस पल वेद गुस्सा नहीं कर रहा था। वेद नहीं बोला जा रहा तुमसे, अजीब बात नहीं है ये। उसने मुंह बनाया। मैं देवेद बोलूँ? देव और वेद दोनों आ गया इसमें। ना तुम्हें दिक्कत रही और ना मुझे, वो सोचते विचारते बोली। तुमने इन 2 हफ्तों में मेरी कोई बात मानी है जो अब मानोगी? जो मर्जी करो, जो मर्जी कहो। वेद अपनी जान छुड़ाता हुआ बोला, क्योंकि अब अपने व्यवहार में वो अब और नरमी नहीं रख पा रहा था और गुस्सा भी नहीं कर सकता था। तो पीछा छुड़ाकर जल्दी से अपने कमरे में चला गया। पीछे बाहर भी अपने कमरे में बैठ गई। गुड नाइट भी नहीं बोला इस लड़के ने। मुझे भी तो लड़की कहता है, मैं भी लड़का कहूँ तो फिर कहेगा ये क्या तरीका है बात करने का, खरूस इंसान। वैसे देवेद अच्छा नामकरण किया मैंने। उसने अपनी ही पीठ थपथपाई और सोने चली गई। फिर एक रोज वेद मार्केट में था और किचन के लिए ज़रूरी कुछ सामान खरीद रहा था। कबीर और माधव भी उसी के साथ थे। आज घर पर साथ डिनर करने का प्लान था। तभी पीछे से उसकी पीठ पर
किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर देखा। उसकी माँ शिवानी जी थी। कैसे हो वेद? उन्होंने ही बात की शुरुआत की। अच्छा हूँ, खुश हूँ, वो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए बोला। उस दिन बस इसलिए गुस्सा आ गया था क्योंकि एकदम से ये बात मेरे सामने आई थी कि तुम शादी कर ली है। लेकिन तुम अब अकेले नहीं हो, मैं खुश हूँ इस बात से। वो अपने चेहरे पर भावुक मुस्कान बिखेरते हुए बोली। सच में अब अकेला नहीं हूँ। किसी ने कोशिश तो पूरी की थी अकेला करने की। वो तंज कसते हुए भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। कब तक यूँ निगाहें चुराओगे? मेरी याद भी नहीं आती होगी ना? शिवानी जी बोली। आपने मेरे पिता अरुण को याद रखा, जो मैं आपको याद रखूं? वेद ने निगाह मिलाई। तुम हर बार इन्हीं बातों पर ही क्यों आ जाते हो? क्योंकि आप भूल सकती है, मैं नहीं, कहकर वेद सामान उठाकर जाने लगा। मैं बात कर रही हूँ ना, तुम कहाँ जा रहे हो? शिवानी जी ने उसे टोका। वेद रुका। मुझे और भी काम है, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। लेकिन वेद, शिवानी जी कुछ बोलने को हुई। प्लीज़ मिसेस कश्यप, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, वेद बोला। तो शिवानी जी कुछ पल चुप रही, फिर चली गई। वेद लंबी सांस लेकर वापस अपनी शॉपिंग में लग गया, लेकिन कुछ पल बाद वापस उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे लगा कि शिवानी जी वापस आ गई है। प्लीज़ आप, वो थोड़ा तेज बोलता हुआ पलटा, लेकिन कोई और खड़ा था। कुर्ते पजामे में, गले में ब्लैक तौलिया, आंखों पर चश्मा, हल्की बड़ी दाढ़ी मूछ और हाथों में किसी की तस्वीर। वो कोई वेद का ही हम उम्र था। वेद के तेज बोलने से वो दम भरी आवाज़ में बोला, ए, आवाज़ नीचे। वेद उसे कुछ और बोलने को होता, जिससे पहले वो अपने हाथों में थामी तस्वीर को वेद के सामने करता हुआ बोला, इसे देखा है क्या कहीं? वेद झुंझलाता उससे पहले उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी। बाहर की तस्वीर थी वो गौर से देखने लगा। 2 पल तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। बोल, देखा है क्या इसे? उस लड़के की आवाज़ सुनकर वेद को होश आया हो जैसे। नहीं, मैंने नहीं देखा, वो सपाट लहजे में कह गया। तो वो बाकी लोगों से भी यही सवाल पूछने लगा। तब तक माधव और कबीर हाथों में सामान पकड़े वेद के पास आ गए। चलो भाई, हो गई शॉपिंग। माधव अपने हाथों में सामान संभालता हुआ बोला, लेकिन वेद की नज़रें और ध्यान दोनों ही कहीं और थे। क्या हुआ वेद, कहाँ ध्यान है तेरा? कबीर ने उसे खोए देख पूछा। तो वेद का ध्यान उस पर गया। ये पकड़ यार, और तुम दोनों कार के पास चलो, मैं आता हूँ अभी। वेद ने सारा सामान कबीर को पकड़ाया और खुद उस लड़के के पीछे हो लिया। अब इसे क्या हो गया? कबीर माधव के साथ कार की तरफ बढ़ता हुआ बोला। जब से बाहर आई है ये हर वक्त ही परेशान रहता है, माधव बोला। ऐसी बात नहीं है यार, वो बस किसी लड़की के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए परेशान रहता है। बाहर कोई परेशानी थोड़ी है, कबीर समझाते हुए बोला। तेरी बात भी सही है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं होते ऐसे चमत्कार कि कोई लड़की आकर खुद ही अपना बना ले? माधव मजाक करता हुआ बोला। तो कबीर हंस दिया। मजाक बंद कर और ध्यान दे कि कहीं सामान न गिरा दे। बहुत ज़्यादा ही खरीदारी हो गई आज तो, कबीर बोला। तो दोनों ने कार तक पहुंचकर सामान रखा और वेद का इंतजार करने लगे। उधर वेद उस लड़के के पीछे चुपचाप चले जा रहा था। जब उस लड़के को बाहर के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी तो वो एक जीप की ओर बढ़ गया, जहाँ 2 लोग पहले से मौजूद थे। वेद बराबर उसके पीछे ही था। वो छुपकर सुनने लगा। कुछ पता चला शौर्य? जीप में बैठा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला। नहीं बाबूजी, इस लड़की का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ छिप कर बैठी है, वो लड़का बोला, जो बाजार में पूछताछ कर रहा था। पता चल ही जाएगा, हमारी नाक कटवाकर घर से भाग गई। एक बार मिल जाए तब बताएंगे इसे, जीप में बैठा दूसरा लड़का बोला। तुम फिक्र ना करो दर्शन, मिल जाएगी। अब खुद ही मुसीबत मोल ली है ऐसा कदम उठाकर, जो सजा उसे दी जाएगी उसकी जिम्मेदार वो खुद है, वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति वापस बोला। और वो लोग जीप स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकल गए। पीछे वेद को समझते देर ना लगी कि ये तीनों बाहर के भाई और पिता है। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति जरूर उसके पिता सुरजीत सिंह और दोनों लड़के उसके भाई दर्शन सिंह और शौर्य सिंह होंगे। उसका दिमाग पूरी कहानी पल भर में ही समझ गया था। वो वापस चला आया। कहाँ चला गया था यार? माधव वेद को आते देख बोला। वेद ने ड्राइविंग सीट संभाली तो वो दोनों पीछे आ बैठे। मैंने तुम्हें उस लड़की के पास्ट के बारे में बताया था ना, उसके पापा, उसके भाई, दैविक, इन सब के बारे में। वेद कार स्टार्ट करता हुआ बोला। हाँ तो? कबीर ने पूछा। अभी मैं जिसके पीछे गया था वो उसका भाई था, वेद ने कहा। तूने बता तो नहीं दिया कि बाहर तेरे साथ है? क्योंकि जिस तरह से तूने उसकी फैमिली के बारे में बताया मुझे वो लोग ठीक नहीं लगे थे, कबीर बोला।
मैंने कुछ नहीं बताया है। वहाँ वो तीनों ही थे और उस लड़की को ढूंढने की बातें कर रहे थे। वो ज़रूर उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो तब तक दैविक नहीं मिल जाता वो लड़की वही सेफ है। आज पहली बार वेद को बाहर का अपने घर पर होना सही लगा था। कबीर कुछ बोलने को हुआ, तभी माधव बीच में बोला, उसका नाम बहार है, तू उसे उसके नाम से भी तो बुला सकता है। ये क्या हमेशा लड़की लड़की। कबीर ने गर्दन हिलाई। वो भी यही कहने वाला था तो वेद बोला, मुझे आदत नहीं है उसका नाम लेने की। माधव चिढ़ते हुए बोला, अच्छा नाम लेने के लिए कब से आदत होने की ज़रूरत पड़ने लगी? जब तक नाम लेगा नहीं तब तक तो आदत पड़ने से रही। वेद उसे घूरता हुआ बोला, वो लड़की भी यही कहती है कि उससे मेरा नाम नहीं लिया जाता। कबीर बोला, जब नाम नहीं लेती तो क्या कहती है? वेद आगे सड़क पर नज़र रखता हुआ बोला, इतने दिनों से देव कहती थी और अब देवेद। ओए होए देवेद। माधव हंसता हुआ बोला, लेकिन इस बार वेद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में बाहर के परिवार वालों की बातें चल रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर वो कब तक छुपाएगा बाहर को उन सब से। जब तक दैविक नहीं मिलता तब तक तो बाहर का कोई और ठिकाना भी नहीं। वेद घर आ गया था, साथ ही कबीर और माधव भी थे। कबीर और माधव दोनों ही बाहर के साथ बैठकर खूब मजाक कर रहे थे और वेद उन्हें तिरछी नज़र से घूरता हुआ खाना बना रहा था। माधव और कबीर इन बीच के दिनों में बहुत बार बाहर से मिल लिए थे और उससे दोस्ती भी कर ली थी। माधव बोला, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए था बाहर, हमने आज जी भर के शॉपिंग की है। बाहर चहकते हुए बोली, अच्छा क्या क्या लिया? मुझे तो दिखाया नहीं उसने। उसने किसने? कबीर चिढ़ाते हुए बोला, उस लड़के ने। बाहर ने किचन में काम कर रहे वेद की तरफ इशारा करते हुए शब्दों को थोड़ा खींचते हुए बोली। माधव हंस पड़ा, तुम दोनों क्या हो, नाम लेने में क्या दिक्कत है? कबीर भी हंस दिया। ठीक है, बाहर ने भी हंसते हुए कहा। उधर वेद खींचकर चिल्लाया, मैं अकेला ही खाना बना रहा हूँ, तुम लोगों को तो बातों से थोड़ी फुर्सत मिले तो आकर मेरी हेल्प करवा दो। वेद की आवाज़ सुनकर तीनों की हंसी बंद हो गई, लेकिन वो अभी भी एक दूसरे को दांत दिखा रहे थे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं जाकर हेल्प करवा देती हूँ, नहीं तो वो यहीं आ जाएगा चिल्लाते हुए। बाहर फुसफुसाते हुए कबीर और माधव से बोली और उठकर किचन की तरफ गई। पीछे कबीर और माधव ने ताली मारी और वापस हंसने लगे। ये लो आटा लगाओ। बाहर के आते ही वेद बेरुखी से बोला, हाँ तो थोड़ा प्यार से भी कह सकते हो, ये क्या हर वक्त मुंह सड़ा रहता है तुम्हारा? बाहर जग में पानी निकालती हुई बोली, तुमने क्या मुझे गुस्सा दिलाने का ठेका ले रखा है? वो एक बार फिर उसे घूरते हुए बोला, नहीं, लेकिन तुमने ज़रूर ठेका लिया हुआ है मुझे यूँ घूर घूर के डराने का। वो वेद को देखते हुए उसे चिढ़ाने के लिए मुस्कुरा दी। वेद ने उसे देखा। वो अब तक वेद के ही कपड़े पहनती थी, जो बेशक उसको ढीले आते हैं, चाहे तो टी शर्ट, शर्ट, लोअर, शॉर्ट्स कुछ भी हो। वेद उससे नज़र हटाता हुआ बोला, अगली बार मेरे साथ तुम भी मार्केट चलना, अपने लिए कपड़े ले लेना, मेरे कपड़ों की जान छूटेगी कम से कम। बाहर ने हल्के आश्चर्य से अपनी आंखें छोटी की। ओह, चलो 1 महीने के बाद ही सही, समझ तो आया तुम्हें कि मुझे भी कपड़ों की ज़रूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये जो कपड़े तुम पहन रही हो ना, ये मैंने ही तुम्हें दिए हैं, अपने साथ बैग भर कर नहीं लाई थी तुम। वेद इस बार गुस्से में देखते हुए उसकी ओर घूम गया। बाहर ने उसे देखा, फिर अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोली, ये अपनी शर्ट के बटन बंद करो, नहीं तो फिर मेरी ही नज़रों का दोष दोगे। वेद उसके कहने पर एकदम से सकपकास आ गया। बाहर के लफ्ज़ उसे संकोच की दशा तक लाने में कामयाब हुए थे। वो वापस दूसरी तरफ मुड़ गया और अपने शर्ट के बटन लगा लिए। हुह, बदतमीज लड़की। वो हल्के से दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा था मुझको ही दोस्त दोगे। बाहर उसके लफ्ज़ सुन चुकी थी। हे, तुम सच में बदतमीज हो। हाँ, अपनी बातों पर गौर किया करो, समझ आ जाएगा। वेद कढ़ाई में चम्मच चलाता हुआ बोला, ओके, हूँ मैं बदतमीज, लेकिन तुम। बाहर आटा लगाते हुए रुकी और उसकी तरफ मुड़ी। क्या मैं? वेद भी नज़र उसकी तरफ घुमाई। तुम क्यूट हो, इतने कि गुस्से में भी क्यूट लगते हो। कहते हुए बाहर ने उसके गालों को अपनी उंगली और अंगूठे के बीच से पकड़ लिया। हे, डोंट डू दिस। वो अपने कदम एकाएक पीछे लेता हुआ बोला और अपनी बाजुओं से अपने गालों को साफ किया जहां आटा लग गया था। बाहर अपना निचला होठ दांतों तले दबाते हुए वापस काम में लग गई, लेकिन उसके लब मुस्कुरा रहे थे। वेद उसको मुस्कुराते देख बोला, ये क्या हरकत थी? क्या हरकत थी समझ नहीं आई, तो वापस करके बताओ। कहते हुए बाहर ने वापस उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो वो 2 कदम और पीछे हट गया। छुओ मत मुझे, परेशान करना बंद करो। इतनी जल्दी परेशान हो गए? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं।
कहते हुए उसने अपनी आईब्रोज उठाई। डिनर का टाइम हो रहा है, खाना बनाने में ध्यान दो। वेद बात बदलता हुआ बोला। कुछ देर बाद वो चारों डाइनिंग टेबल पर थे। अच्छा बाहर, आज मार्केट में वो तुम्हारे, माधव बोलने को हुआ, लेकिन वेद ने उसे रोकने की कोशिश की। मैं अटका लिया खाना। लो पानी पियो। बाहर झट से उसके मुंह के आगे पानी का गिलास करते हुए बोली। वेद ने उसके हाथ से नहीं पिया, उसके हाथ से गिलास लेकर खुद पीने लगा। बाहर ने वापस माधव की तरफ नज़र घुमाई और बोली, हाँ तुम कुछ कह रहे थे माधव। वेद ने पीछे से गर्दन ना में हिलाई कि उसे उसके परिवार वाली बात नहीं बतानी। माधव को बात बदलने की खातिर कोई और बात सूझी ही नहीं, तो कबीर बात संभालता हुआ बोला, वो आज मार्केट में तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेज पसंद की थी मैंने और माधव ने, लेकिन वेद ने ली नहीं। वेद ने उसे घूरा, उन्होंने उसे ही फंसा दिया था। बाहर ने अब वेद की तरफ गर्दन घुमा ली तो माधव और कबीर पीछे से आई विंक करके वेद को चिढ़ाने लगे। क्यों, अभी तो खुद कह रहे थे ले ही आते। नहीं नहीं, मुझे टोकने का मौका कैसे मिलता फिर तुम्हें, वो चिढ़ते हुए बोली। वेद का मुंह बिगड़ गया। ये लड़की दिन ब दिन सर चढ़ रही है मेरे, मुझे ऑर्डर दे रही है। वो गुस्से में सोचने लगा, लेकिन अभी बात संभालनी थी। कल ले चलूँगा तुम्हें, खुद से पसंद करके ले आना। अगर हम ले आते फिर तुम्हारे पसंद नापसंद के नखरे झेलने पड़ते। वेद ने आखिर बात संभाल ही ली थी। तुम अपनी पसंद का ले आते, मैं पहन लेती। नखरे करने होते तो पिछले 1 महीने से तुम्हारे कपड़े नहीं पहन रही होती। वो इस बार भावनाओं में बहकर बोली। वेद को उसके इसी रूप से डर लगने लगा था। जब वो उसे देव समझकर इतने प्यार से देखती थी, वो उसकी नज़रों से बचने के लिए उसे डपट कर बोला, खाने के वक्त मुझे ज़्यादा बातें पसंद नहीं, चुपचाप खाना खाओ। चारों चुपचाप खाने लगे। फिर बाहर अपने रूम में सोने चली गई, या यूँ कहो कि वेद ने ही आंखें दिखाकर उसे अंदर जाने को कह दिया। तीनों दोस्त वेद के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। माधव बोला, बाहर को बताने क्यों नहीं दिया कि उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती बेवकूफ़। वेद उसके सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, लेकिन उसे पता तो होना चाहिए। माधव वापस बोला, बिल्कुल नहीं, क्या ज़रूरत है, वो नफरत करती है अपनी फैमिली से, और करना भी चाहिए। टॉक्सिक लोग लगे उसके परिवार वाले मुझे, और अगर उसे वापस जाना ही होता तो वो भागती क्यों घर से। वेद बोला तो कबीर ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? वेद उसकी तरफ रुख करते हुए पूछा। यही कि बाहर को सब याद है, मतलब उसकी याददाश्त नहीं गई है, वो नॉर्मल ही बिहेव करती है। ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है पिछले दिनों में, मतलब उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक है, बस वो तुम्हें ही कोई और शख्स समझ रही है। ऐसा क्यों? कबीर ने पूछा तो वेद लंबी सांस छोड़ता हुआ बोला, यही तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इसका दिमाग बिगड़ा भी तो मुझ पर आकर ही बिगड़ा, फ्रॉड तो नहीं है, इतना तो समझ चुका हूँ मैं। तभी तो दैविक के मिलने की आस लगा रखी है, जो मैं भी इस मसले और इस लड़की से फ्री हो सकूं। क्यों ना हम दैविक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दे, तब तो मिल ही जाएगा। कबीर ने सुझाव दिया। रिपोर्ट नहीं करा सकते क्योंकि वो खोया नहीं है, और रिपोर्ट के चक्कर में पुलिस की पूछताछ इस लड़की के परिवार तक पहुंची तो वो जान जाएंगे कि ये यहाँ है। वेद बोला, तो बाहर की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि जिसकी है आकर ले जाए। दैविक तक बात पहुंचेगी तो वो खुद बाहर को आकर ले जाएगा। माधव ने बेतुका सा तर्क दिया तो वेद और कबीर उसे घूरने लगे। अरे घूर क्यों रहे हो तुम दोनों? मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो वापस दे दो। माधव दांत दिखाता हुआ बोला। बाहर को लेने दैविक यहाँ आए ना आए, लेकिन उसके घर वाले जरूर आ जाएंगे बेवकूफ़। कबीर उसे घूरता हुआ ही बोला। वेद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले वो बाहर से परेशान था, लेकिन अब पता नहीं क्यों बाहर के लिए परेशान हो रहा था। दैविक का अभी तक कुछ पता न था, और बाहर पता नहीं कब तक वेद को ही दैविक समझने वाली थी। अगले दिन वेद बाहर को लेकर मार्केट आया हुआ था। बाहर अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी और वेद साइड में बैठा अपना फ़ोन देखने में बिजी। इनमें से कौन सा ठीक रहेगा? वो 4 से 5 ड्रेसेज एक साथ वेद को दिखाकर बोली, मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं, तुमको जो पसंद आए वो ले लो। वेद अपना ध्यान फ़ोन में रखते हुए ही बोला, ओके थैंक यू। वो चहकते हुए वापस देखने लगी। अच्छा, इनमें से कौन सा सही है? वो कुछ देर बाद वापस 5 से 6 ड्रेसेज उठा लाई। मैंने कहा ना, जो पसंद आए वो ले लो, मुझे परेशान मत करो। वो इस बार उसे गुस्सा दिखाता हुआ बोला, ओके ओके, एसी लगी है यहाँ, इसलिए कूल डाउन। वो उसे हाथों से इशारा करती हुई बोली, फिर वापस ड्रेसेज देखने लगी। काफ़ी देर बाद वो वेद की तरफ आई।
ये सब पकड़ो, कार तक ले चलो, मैं बाकी के लेकर आती हूँ। वो वेद को 5 से 6 बड़े बैग्स पकड़ाते हुए बोली, व्हाट इज़ दिस? इतने सारे, और कह रही हो कि बाकी के खुद लेकर आओगी? ये कम है। वो चौंकता हुआ सा बोला, तुमने ही तो कहा था जो पसंद आए वो ले लो। अब देखो, मना मत करना, सारे पसंद है मुझे। वो आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम्हारा नाम मुसीबत होना चाहिए था। वो झुंझलाता हुआ बोला, प्लीज़ प्लीज़ मुझे लेने दो। वो रिक्वेस्ट करती हुई बोली, ओके, ये सब पकड़ो और खुद रखो कार में, पेमेंट करनी है मुझे, यहाँ लूटने नहीं आए हैं। वो सारे बैग्स वापस बहार को थमाता हुआ बोला तो बहार कार की तरफ चली गई और वेद बिल पे करने बिल को देखकर एक बार फिर चौंका। 44,000। वो बहार को देखता हुआ खुद को कोसने लगा, लेकिन उसको यहाँ लाने का प्लान भी उसी का था। मन मसोड़ कर उसने पेमेंट की। फिर दोनों वापस घर आ गए। कुछ दिन यूं ही पंख उड़ाए उड़ गए। फिर एक रात वेद अपनी कार से घर लौट रहा था। रेड सिग्नल हुआ तो उसने गाड़ी रोकी। हालांकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी नियम तो नियम था। सामने से कुछ गाड़ियाँ निकल रही थी। तभी एक बाइक सवार पर वेद की नज़र पड़ी। काली जैकेट पहने वो उसके बिल्कुल सामने से गुजरा था। वेद उसे देखता ही रह गया। वो एक नज़र में उसे पहचान गया था। वो एक पल को कुछ बोल नहीं पाया, फिर एकदम से चिल्लाया, देव देव दैविक। लेकिन वो निकल गया। वेद ने कार उसके पीछे लगाने की सोची, लेकिन ग्रीन सिग्नल होने का वेट करने लगा। सिग्नल ग्रीन होते ही उसने तेजी से उस दिशा में कार दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। शायद वो निकल चुका था। काली जैकेट पहने वो उसके बिल्कुल सामने से गुजरा था। वेद उसे देखता ही रह गया। वो एक नज़र में उसे पहचान गया था। वेद ने अगले चौराहे पर कार रोकी, हर दिशा में नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे वो वापस नज़र नहीं आया। फिर भी वेद कार से निकलकर बाहर आया और थोड़ी देर आगे तक पैदल चलकर देखने लगा। दैविक अब वहाँ नहीं था। ओह शिट! वो चला गया। उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी दूसरे हाथ की हथेली पर दे मारी। वो दैविक ही था। मैं उसे पहचानने में भूल कर ही नहीं सकता। वो वापस कार की तरफ आता हुआ बड़बड़ाया, मतलब वो इसी शहर में है तो उसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो कार में बैठा और उसी रास्ते से घर आया। शायद इस रास्ते पर दैविक वापस नजर आए। वो घर पहुंच गया और कार पार्क करके अंदर आया। आज पूरे घर में अंधेरा था, यहाँ तक कि हॉल की लाइट भी बंद थी। आज इस लड़की ने लाइट क्यों नहीं जलाई? वो आते ही अंधेरा देखकर बोला, हे, कहाँ हो तुम? ये अंधेरा क्यों कर रखा है? वो आगे बढ़ता हुआ बोला और हॉल की लाइट जलाई। उसने अपना ऑफिस बैग सोफे पर रखा और बारी बारी हॉल की सारी लाइट्स ऑन करने लगा। ये लड़की भी ना एक काम नहीं कर सकती। वो किचन में गया और पानी पीने लगा। आज कमरे में ही है क्या? हर रोज़ तो हॉल में ही दिखती थी, या मेरे आते ही ऐसे बाहर आती थी जैसे मैं चंदन का पेड़ हूँ और वो सांप। कहते हुए वो बाहर के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे अब घर में थोड़े बहुत हल्ला सुनने की आदत हो आई थी, इसलिए आते पहले बाहर का ख्याल आया। लड़की, क्या तुम यहाँ हो? वो अंधेरे कमरे में आहिस्ता से घुसता हुआ बोला। आहिस्ता से इसलिए क्योंकि वो बाहर से टकराकर वापस नहीं गिरना चाहता था। क्या पता वो कौन से कोने में बैठी हो। बाहर का जवाब नहीं आया, लेकिन सिसकी की आवाज़ वेद के कानों में पड़ी। वेद ने लाइट जलाई। बाहर एक कोने में बैठी थी। उसने अपना सिर घुटनों में दबाया हुआ था। वो शायद रो रही थी। अरे तुम ऐसे यहाँ क्यों? वो उसे ऐसे देख एकाएक घबराते हुए बोला और उसके पास जाकर नीचे ही घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन बाहर ने ऊपर नहीं देखा, बस यूं ही अपना सिर नीचे लिए सिसकती रही। तुम रो रही हो, लेकिन क्यों? वो उसे छूने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था, तो लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर बस सवाल कर रहा था। ऊपर देखो ना, मुझे यूँ इरिटेट मत करो। वो ऊपर नहीं देख रही थी तो वो झुंझलाया। बाहर ने ऊपर देखा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हे, डोंट क्राई, क्या हुआ है? वो उसके आंसू देखकर बोला, लेकिन उसके आंसू पोंछे नहीं। बाहर एकाएक अपने घुटनों के बल होकर वेद के गले लगी। वो हर बार अचानक ही उस पर यूं ही हावी हो जाती थी। हे प्लीज़, मुंह से बोलो कुछ, ऐसे बिहेव मत करो। वो हल्की आवाज़ में ही बोला, लेकिन बाहर को अपने से दूर नहीं धकेला और ना ही उसे थामने की कोशिश की। उन लोगों ने मार दिया दैविक को, मार दिया उसको। उसकी क्या गलती थी जिसकी सज़ा उसको मिली? वो पहला और आखिरी दोस्त था मेरा, छीन लिया उसको भी मुझसे। वो रोते रोते ही बोली। इसी दौरान उसका रोना बढ़ गया था। नो, यू आर रॉन्ग। अगर इस बात के लिए रो रही हो तो रोना बंद करो। वो आज की बात याद करके बोला, लेकिन बाहर पता नहीं किस दिमागी हालात से गुजर रही थी।
उन्होंने बिना किसी गुनाह के जान ले ली उसकी। बाहर अब भी रो रही थी। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। दैविक यही है, कुछ नहीं हुआ है उसे। वो जल्दी आएगा तुम्हारे पास। वेद ने अब की बार उसकी बाहें थामकर उसे खुद से अलग किया, नहीं तो वो पता नहीं कितनी ही देर यूं ही उसके गले लगी रहती। पक्का? बाहर अपने आंसू पोंछते हुए बोली। हाँ पक्का, आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए। वो खड़ा होता हुआ बोला, लेकिन वो अभी भी वैसे ही बैठी रही। उठो भी प्लीज, तुम्हें पता है मुझे बार बार कहने की आदत नहीं। वो वापस बोला तो बाहर हौले से खड़ी हो गई। वेद जाने लगा तो बाहर ने उसका हाथ थाम लिया। तुम यहीं रहो मेरे पास, वो बोली। वेद ने अपना हाथ छुड़ा लिया। देखो, मैं तुम्हारे साथ रूठ नहीं हो रहा हूँ, तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं चिल्लाऊँ। उसके यूँ कहने पर बाहर चुपचाप बेड पर आकर लेट गई और आंखें मूंद ली। वेद बाहर हॉल में आया और अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। फिर अपनी टाई उतारकर शर्ट के एक दो बटन खोल लिए और वही सोफे पर पसर गया। उफ, ये लड़की कभी मुझे दैविक समझ के गले लगाती है और आज पता नहीं क्या समझकर मुझसे यूँ लिपट गई। दिमागी हालात सच में ठीक नहीं है इसकी। ये सिर्फ दैविक को अपने सामने देखकर ही ठीक हो सकती है। वेद वहीं बैठा रहा। आज उसका खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं था और बाहर भी शायद सो गई थी, तो उसने डिनर नहीं बनाया। कितनी ही देर यूँ बैठे रहने के बाद उसे सोफे पर ही नींद आ गई। रात के 1 बजे वेद सोफे पर ही सोया था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो हड़बड़ाकर उठा और अधखुली आंखों से देखने लगा। पहले तो उसे नींदों में कुछ सही से नजर नहीं आया, फिर आंखें पूरी खुली तो बाहर खड़ी थी। उसे देखकर वेद चौंका। उसने तुरंत अपने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। रात के 1 से ज़्यादा बज चुके थे। तुम क्या चुड़ैल हो जो इस वक्त भी तुम्हें चैन नहीं? वो सोफे से खड़े होते हुए बोला। रिलैक्स, इतना क्यों चिल्लाते हो तुम? आज इतना लेट क्यों आए? मुझे शायद नींद आ गई थी। बाहर बोलते हुए वही सोफे पर बैठ गई। मैं लेट आया? ओह गॉड, अब क्या तुम्हें भूलने की भी बीमारी है? उसने अपने बाल ही नोच लिए। तो देव, तुम यूँ चुपके से आकर सोफे पर सो जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। वेद अचंभे में था। शाम के समय वो दैविक की बातें करके रो रही थी, वो भी उसके कंधे से लगकर, और अब वापस उसे ही देव बना दिया। वेद को चुप देखकर बाहर बोली। बोलो भी। अच्छा, कुछ खाओगे? मुझे तो भूख नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। वेद ने उसे एक नज़र गुस्से से देखा। तुम ना आफत हो, सबसे बड़ी आफत, कहकर वो ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे बाहर नासमझी से अपने कंधे उचकाते हुए सोने चली गई। वेद आज घर ही था। वीकेंड पर वो ऑफिस कभी कभार ही जाता था। वो ऊपर अपने ही कमरे में बैठा था। नीचे बाहर थी, इसलिए वो नीचे नहीं जा रहा था और बाहर इतने दिन में अब तक ऊपर नहीं आई थी। शायद वेद के डर की वजह से। तभी डोरबेल बजी। इस वक्त कौन आया होगा? कहते हुए वो उठा और सीढ़ियों की तरफ आया। देखा तो बाहर दरवाज़ा ही खोल रही थी। जी बोलिए, वो सामने खड़े लड़के को देखकर बोली। मैम, वेद के नाम से पार्सल है। सामने खड़ा लड़का बोला। नहीं, ये तो दैविक का घर है, किसी वेद का नहीं, वो सपाट लहजे में बोल गई। लेकिन मैम, एड्रेस तो यही का। वो लड़का बोलने को हुआ तो सीढ़ियों पर खड़ा वेद बोला। ये मेरा पार्सल है, मैं हूँ वेद, कहकर वो नीचे आ गया और पार्सल ले लिया। लेकिन मैम ने तो कहा कि। लड़का उलझ सा गया तो वेद बोला। वो क्या है ना, मैं इनके यहाँ किराएदार हूँ, शायद इसलिए कंफ्यूज हो गई, कहकर वेद ने उसे घूरा तो बाहर ने दांत दिखा दिए। ओके, कहता हुआ वो लड़का चला गया तो बाहर जल्दी से कमरे में जाने को हुई। उसे पता था कि वेद चिल्लाएगा। रुको, वेद ने टोका। वो मुझे कुछ काम। बाहर नहीं रुकी। मैंने कहा ना रुको, वो सख्ती से बोला। तो बाहर के कदम ठहर गए। समझाया था ना तुम्हें कि मेरा नाम वेद है, वो उसे डपटते हुए बोला। मैं भूल जाती हूँ ना। उसने फिर मासूम सी शक्ल बनाई। मैं याद कराऊँ अच्छी तरह से? वो बाहर की ओर धीमे कदमों से बढ़ता हुआ बोला। देखो, गलती तुम्हारी है। दैविक नाम पसंद नहीं था तो देव, और अब देव से वेद, तो मेरे जैसा इंसान तो कंफ्यूज होगा ही ना। वो उसे अपनी ओर आते देख पीछे होते हुए बोली। लेकिन वेद नहीं रुका तो वो पलटकर कमरे में भागने को हुई। रुको, वो फिर बोला। अब क्या है? बाहर ने जबरन अपने कदम रोके। ये पार्सल तुम्हारे लिए ही है। वेद उसकी तरफ डिब्बा बढ़ाता हुआ बोला। हैं? वो खुश होकर पलटी। क्या है इसमें? कहते हुए उसने डिब्बा थाम लिया। थोड़ी ज्वेलरी और मेकअप का सामान, अगर तुम्हारे काम आए तो। वो सोफे की तरफ बढ़ गया। तुम मुझे भी मार्केट ले जा सकते थे वैसे, वो आंखें छोटी करके बोली। वो क्या है ना, मैं गलतियां दोहराता नहीं हूँ,
वेद उसे अजीब नज़रों से देखता हुआ बोला। पहले तो बहार को कुछ समझ नहीं आया, फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने वेद के बहुत पैसे उड़ाए थे कपड़ों पर। याद आते ही बहार ने उसे दांत दिखाते हुए स्माइल दी तो वेद चिढ़ता हुआ उसकी ओर आने को हुआ। जा रही हो या नहीं अब? बहार फटाफट अपने कमरे की तरफ भागी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर दरवाजे से लगकर अपनी धड़कनें संभालने लगी और एकाएक अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, दैविक को देखकर यूं तो दिल कभी नहीं धड़का था, फिर अब क्यों? वो मुस्कुराई। बाहर वेद भी मुस्कुराया। बेवकूफ़ लड़की, कुछ दिन पहले रो रही थी कि दैविक नहीं रहा और अब कह रही है कि ये घर दैविक का है। एक शाम को वेद जल्दी ही घर आ गया। फिर कुछ देर बाद ऊपर जाने को हुआ। कमरे में जा रहे हो? इतनी जल्दी आकर भी? बहार ने पीछे से टोका। नहीं, कमरे में नहीं, टेरिस पर जा रहा हूँ, सनसेट का वक्त है तो अच्छा लगेगा। वो ऊपर बढ़ता हुआ ही बोला, मुझे तो आने नहीं दोगे ना? यहीं तक सीमित हूँ ना मैं? वो उसे परखती हुई बोली कि शायद वो उसे आने दे। वेद कुछ पल रुका, फिर बोला, ठीक है, आ जाओ। सुनते ही बाहर चहकी और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। आज पहली बार इस घर में उसे सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिला था। ऊपर छत काफ़ी बड़ी थी। छत के चारों ओर कमर तक दीवारी बनाई गई थी। सूर्यास्त होने को था। आकाश में सूर्य की लालिमा छाई हुई थी और इस लालिमा से उन दोनों के चेहरे भी दमक रहे थे। वेद और बहार चुप रहकर डूबते सूरज को देख रहे थे। तभी बहार को कुछ सूझा। वो वेद की तरफ पलटती हुई बोली, मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी सूर्यास्त को। कहते हुए वो उचक्कर छत की चार दीवारी पर बैठने को हुई, लेकिन इस क्रम में वो कुछ ज़्यादा ही पीछे तक उछली। नतीजन 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरने को हुई। बहार! वेद पहली बार उसका नाम लेकर चिल्लाया और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिए। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।